नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। क्लास 12th का है पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान से, जिसमें दो किताबें हैं। एक तो है भारत की राजनीति के बारे में, एक दूसरा है समकालीन विश्व की राजनीति। तो हम पहले पढ़ेंगे भारत की राजनीति जो परिस्थितियाँ होती हैं। राजनीति किताब का जो पहला चैप्टर है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो दोस्तों, इसके अंदर हम नोट्स के सहित बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि में एक भाषण हुआ। भाग्यवधु से चिर पथ सिक्स भेंट त्रिष्ट विद डेस्टी। ये प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, प्रथम प्रधानमंत्री से स्वतंत्र भारत के उन्होंने ये दिया था। उसके बाद में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, यानी 3 चुनौतियाँ हमारे सामने विकराल दृष्टि से हमारे सामने आ पहुँची। पहली चुनौती थी कि एकता के सूत्र में बंधे रहना, यानी कि भारत स्वतंत्र तो हो गया लेकिन एकता के सूत्र में कैसे बंधे, यानी सभी लोग अलग अलग पंथ के थे, अलग अलग धर्म के थे लोग यहाँ, तो उनको एकता के अंदर कैसे बांधे, ये पहली चुनौती थी। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र के कायम रखना, यानी लोकतंत्र भाई के दूसरी चुनौती ये हुई लोकतंत्र, अर्थात एकता तो हो गई, यानी एकता भारत स्वतंत्र हो गया। उसके बाद अलग अलग जो धर्म थे, अनुयायी थे, उन सबको एकता के अंदर बांधने के बाद लोकतंत्र कैसे कायम किया, वो लोकतंत्र की कायम रहा। और तीसरी चुनौती थी ऐसा विकास जिससे समूचे समाज का भला हो, अर्थात लोकतंत्र को हमने कायम कर लिया। उसके बाद तीसरी विकराल जो विपत्ति थी, चुनौती थी, वो थी समूचे भारत की समाज के अंदर भला हो, यानी ऐसे कौन सा विकास करें जिससे सभी, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और आदि धर्म के जो यहाँ निवासी कर रहे थे उन सबको लाभ हो, उन सबका भला हो। उसके बाद में दो राष्ट्र यानी द्विराष्ट्र भारत और पाकिस्तान, इन दोनों को अलग हुआ माउंटबेटन योजना के नाम से इनको कहा गया। और भारत और पाकिस्तान था मुस्लिम बहुसंख्यक के लिए गया। अब्दुल गफार को द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या कहा जाता है, खिलाफ कहा जाता है, अर्थात द्विराष्ट्र सिद्धांत का गांधी कहा था, सीमांत गांधी के नाम से ये अब्दुल गफार खान जाने जाते हैं। फिर देखिए रजवाड़े के जो शासक थे उन्होंने सहमति पर हस्ताक्षर किए, जिसे कहा गया एस्टिमेटरी ऑफ एक्शन। ठीक है, हम शॉर्ट पढ़ेंगे बहुत ही आसानी से ताकि आपको भी समझ आ जाए और विद्यार्थियों को भी समझ में आ जाए। बहुत ही आसानी विधि से पढ़ेंगे, इसमें पूरी किताब को पूरा निचोड़ कर हमने नोट्स लेकर आए हैं आपके सामने। तो प्लीज़ आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगर आप हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आप इसे पढ़ने में आपको आसानी हो। उसके बाद में 1948 2 सितंबर था, हैदराबाद के निज़ाम थे, उन्होंने भी हस्ताक्षर किए। हैदराबाद था, भारत में विलय किस तरह हुआ, तो मैं आपको शॉर्टकट में बताऊँ कि जो शासक था हैदराबाद का उसे निज़ाम कहा गया, यानी हैदराबाद के निज़ाम था उसको क्या कहा गया, शासक को निज़ाम कहा गया। और 1948 के अंदर जो हैदराबाद था वो भारत के अंदर विलय होता है, यानी हस्ताक्षर करता है। उसके बाद में मणिपुर होता है, 1948 में चुनाव होता है। उसके बाद में सार्वभौमिक वैश्य मताधिकारी के द्वारा चुनाव होता है और स्वतंत्र राष्ट्र के अंदर ये विलय होता है मणिपुर। 1952 के अंदर दिसंबर के अंदर पीएम होते हैं, जिसको आंध्र प्रदेश को अलग करते हैं। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग होता है और 1956 में ये पास होता है। 1960 को बम्बई को स्थान में बांट दिया जाता है, महाराष्ट्र थे उनको बांट दिया जाता है, महाराष्ट्र और एक और राज्य था गुजरात। उसके बाद में हैदराबाद रियासत का जो अर्धसैनिक बल था रजाकार, अर्थात क्या हुआ, दरअसल हैदराबाद का विलय के अंदर निज़ाम था वो एक कूटनीतिक शासक था, अर्थात अपने जनता पर अत्याचार करता था। इसलिए इन लोगों ने, जनता ने इनका विरोध किया, आंदोलन किया। तो इसमें ज़्यादातर महिला भी थी, महिला इसलिए थी क्योंकि ज़्यादातर अत्याचार बलात्कार ये महिलाओं के साथ हुआ करता था। इस कारण इस आंदोलन में भारी जनसंख्या बढ़ी और निजाम ने क्या किया, इन आंदोलन को रोकने के लिए, हस्तक्षेप करने के लिए, विरोध करने के लिए एक आयोजित किया रजाकार। क्या कहा गया, रजाकार। रजाकार वो लोग थे जिसके अंदर निजाम था, उसने अर्धसैनिक बल के द्वारा इनका विरोध किया, उसे रजाकार कहा गया। उसके बाद में ये हुआ कि धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण हुआ। कौन से देश थे, भारत और पाकिस्तान। फिर विभिन्न जो भाषा के आधार पर देश की सीमा का निर्धारित हुआ, बांग्लादेश और पाकिस्तान। भौगोलिक आधार पर देश की सीमा का निर्धारण हुआ, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। किसी देश के भीतर जो प्रशासनिक और राजनीतिक जो आधार पर क्षेत्रों का सीमांकन हुआ वो 2 राज्य थे, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये दोस्तों आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर में से लिया गया है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि आज़ादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में जो निर्माण की चुनौती थी वो कौन कौन से थे। मुख्य अंतर यह था कि पूर्वी क्षेत्र था सांस्कृतिक और आर्थिक संतुलन की समस्या से जड़ित था और पश्चिमी क्षेत्र था विकास की चुनौती में था। यानी आपके ये भी क्वेश्चन से है, इसका क्वेश्चन का उत्तर है डायरेक्टली, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और पूर्वी भाषा था, पूर्वी क्षेत्र था वो भाषाई समस्या था। उसके बाद में पश्चिमी क्षेत्र था धार्मिक और जातिवाद समस्या से अधिक था, ग्रसित था। इस कारण ये 2 चुनौतियां जो पूर्वी और पश्चिमी के अंदर मुख्य अंतर थे मैंने आपको बता दिए।
उसके बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई और इस आयोग का जो मुख्य कार्य था राज्यों की सीमांकन के लिए निर्धारित करना, गौर करना। और इस आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों की जो सीमा है उनका निर्धारण जहां बोले वहां होना चाहिए, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर होना चाहिए। उसके बाद में मणिपुर में सार्वभौम मताधिकार 1948 में हुआ। इस तरह दोस्तों ये नोट्स थे, हम शॉर्टकट लेके आए हैं आपके सामने। आपको अगर अच्छा लगा तो इसको वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे तरीके से समझ पाए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।